नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये लेक्चर नंबर 5 है टॉप 1000 एमसीक्यू का इंडियन पॉलिटी का। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरा नागरिकता और चौथा संविधान की प्रस्तावना। आपके पास 5 सेकंड है सोचने के लिए। इसका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि अगर संविधान की प्रस्तावना को आप पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत ही होती है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग नीति निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों या नागरिकता में नहीं किया गया है, बल्कि संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो इसका आंसर होगा डी, संविधान की प्रस्तावना। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं। जब सभी की बात की जाती है तो वहाँ पे सार्वभौमिकता आती है, तो यह सिद्धांत क्या माना जाएगा, सार्वभौमिकता माना जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए, सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। आप अगर प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें आपको समाजवादी भी मिल जाएगा। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। प्रभुत्व संपन्न जो है ये शुरुआत से ही है, लेकिन लोक कल्याण जो शब्द है ये भारत की उद्देशिका में नहीं है, संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। पहला है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता और चौथा आर्थिक स्वतंत्रता। सोचिए इसका क्या आंसर होगा। आर्थिक स्वतंत्रता की बात कही गई है क्या प्रस्तावना में? नहीं, प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी तो नहीं है संविधान की प्रस्तावना में। विचार प्रकट करने का मतलब होता है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है प्रस्तावना में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसके अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और 2 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं, धर्म और उपासना। तो ये 5 स्वतंत्रताएं हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र इसमें नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, आर्थिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। पहला ऑप्शन है सामाजिक न्याय, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक न्याय, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक न्याय, चौथा ऑप्शन है धार्मिक न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। लेकिन धार्मिक न्याय की व्यवस्था इसके अंतर्गत नहीं कही गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय जैसी बात नहीं कही गई है। तो आंसर होगा ये, धार्मिक न्याय। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। मूल अधिकार, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइए क्या होगा इसका आंसर। मूल अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है? नहीं है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की आत्मा है? ये भी नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी भारतीय संविधान की आत्मा नहीं है। इसका आंसर होगा उद्देशिका। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को बदल दें और आपसे ये पूछें कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सा आर्टिकल है या क्या है, तब आप कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो संविधान की आत्मा है। लेकिन ये भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार है।
ऐसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा कौन है, तब उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना। लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आर्टिकल 32 में है। अगला क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो संविधान को पवित्र दस्तावेज भीमराव अंबेडकर ने कहा था, और ये प्रारूप समिति के संदर्भ में जब वो उनके अध्यक्ष बनाया गया था इसका, तब उन्होंने कहा था। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भीमराव अंबेडकर ने कहा था, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय और मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं कहा था। अब आप ये बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? आपको इसका जवाब कमेंट में बताना है कि किसने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति देशक तत्व या संसद? संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने की बात कही गई है कि संविधान के उद्देश्यों को कौन बतलाता है। तो अगर आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि की बात कही गई है, और यही संविधान के उद्देश्य है। तो संविधान के उद्देश्यों की बात संविधान की प्रस्तावना करती है। सो इसका आंसर होगा बी, संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 2, 3, 1 या 4? कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? सही जवाब है आपका 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। एक है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक न्याय। अगर बात की जाए स्वतंत्रता की तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। सामाजिक न्याय क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो सामाजिक न्याय होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ में जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव ना करते हुए समान व्यवहार करना। अगर सभी के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है बिना उसके जाति के, बिना रंग धर्म के, तो वो सामाजिक न्याय होता है। और उसको बिना किसी भेदभाव के अगर आर्थिक अवसर प्राप्त हो रहे हैं तब वो आर्थिक न्याय होता है। और अगर प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो तो वो राजनीतिक अधिकार होता है। तो इस प्रकार से उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासनाध्यक्ष? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है आपकी राय में? ध्वज होता है, ध्वज के बिना भी राज्य हो सकता है। राजधानी होती है, राजधानी के बिना भी राज्य हो सकता है। शासनाध्यक्ष होता है, शासनाध्यक्ष के बिना भी राज्य हो सकता है। लेकिन संप्रभुता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का। अगर आप संप्रभु नहीं हैं तो आप राज्य नहीं हैं। तिब्बत को राज्य क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि तिब्बत संप्रभु नहीं है, वहाँ पे चीन की संप्रभुता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, संप्रभुता। सबसे महत्वपूर्ण तत्व राज्य का होता है संप्रभुता। राज्य के कितने तत्व होते हैं ये आपको पता है? राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। 4 आवश्यक तत्व होते हैं राज्य के। इनके बिना राज्य नहीं हो सकता। इनमें से एक भी अगर कम है तो राज्य नहीं हो सकता। ये चारों तत्व वैकल्पिक नहीं है, ये अनिवार्य तत्व है राज्य के। पहला, जनसंख्या होनी चाहिए राज्य की। दूसरा राज्य का तत्व है आवश्यक भूभाग, उसका भूभाग होना चाहिए। तीसरा तत्व है सरकार, सरकार होनी चाहिए उसकी।
और चौथा तत्व है संप्रभुता, तो संप्रभुता होनी चाहिए। ये 4 तत्व हैं राज्य के। जैसे जो आप तिब्बत का उदाहरण लीजिए, तो तिब्बत में क्या है, जनसंख्या भी है तिब्बत की अपनी, भूभाग भी है तिब्बत का, और सरकार भी है तिब्बत की जो निर्वासित होकर कार्य करती है, लेकिन सरकार है वहाँ पर, लेकिन संप्रभुता नहीं है। आप कह सकते हैं भूभाग भी नहीं, एक तरीके से चाइना का नियंत्रण है। तो इस तरीके से तिब्बत एक राज्य नहीं है। सो भारत राज्य है क्योंकि भारत में ये चारों तत्व हैं। तो इसका आंसर होगा सी, संप्रभुता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्याक्षात्मक, संसदात्मक या अर्धलोकतंत्रात्मक? देखिए, लोकतंत्र तो भारत में है, लेकिन यहाँ पे शासन प्रणाली की बात की गई है। तो शासन प्रणाली की बात की गई है, तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पे संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और संसदीय व्यवस्था किससे ली गई है? ग्रेट ब्रिटेन से। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में या उच्च सदन में? राष्ट्रपति पद्धति जो होती है उसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा अमेरिका का राष्ट्रपति पद्धति। तो अमेरिका की राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। तो इसमें का आंसर होगा ए, राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक। तो संघात्मक भी व्यवस्था है, भारतीय विशेषता है भारतीय संविधान की। यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संसदीय व्यवस्था भी है, लेकिन यहाँ पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं है। हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, संसदीय प्रणाली को अपनाया है ब्रिटेन के आधार पर। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक, संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर क्या देंगे? भारत में विधि का शासन है, विधि का शासन है भारत में। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 14। लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ पे सरकार का गठन करती है। संविधान भी है, संविधान सम्मत सरकार चलती है। तो इसका आंसर होगा सत्तावादी सरकार। यहाँ पे सत्तावादी सरकार नहीं है। तो भारतीय राजतंत्र की विशेषता क्या नहीं है? सत्तावादी सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? यहाँ पे भारतीय संविधान के दर्शन की बात कही गई है। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, साम्यवादी राज्य। तो भारतीय संविधान का दर्शन साम्यवादी राज्य नहीं है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की भी बात कही गई है, समाजवादी राज्य की भी बात कही गई है, राजनीतिक न्याय या समानता की बात कही गई है, पंथ निरपेक्षता की बात कही गई है, गणराज्य की बात कही गई है, लोकतंत्र की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पे साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख नहीं मिलता है। कल्याणकारी राज्य का अगर दर्शन देखना है तो आप भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत देख सकते हैं। सो इस तरीके से इसका आंसर होगा डी, साम्यवादी राज्य। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। आप ही बताइए, क्या भारत में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है? नहीं है। भारत में राजतंत्र तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे गणराज्य है, गणतंत्र है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। कुलीन तंत्र, क्या यहाँ पे एक खास वर्ग का शासन है? ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी वर्ग के हो, आपको शासन में शामिल होने का अधिकार है। तो ये कुलीन तंत्र भी नहीं है। तो भारत एक संसदीय प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र है। तो ये डी इसका आंसर होगा।
भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। भारत में राजनीतिक सत्ता का स्रोत पूछा गया है। अगर आप प्रस्तावना को पढ़ें तो उसमें कहा गया है हम भारत के लोग इस राज्य को ये बनाने के लिए संकल्पित हैं। तो यहाँ पे हम मतलब जनता की बात की गई है। तो यहाँ पे राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? या कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है, ना ही लचीला है, अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। तो भारतीय संविधान में अगर संविधान संशोधन का जिक्र किया जाए तो यहाँ पे 368 के तहत कुछ मामलों में संविधान संशोधन करना कठिन है और कुछ मामलों में सरल है। जब संघात्मक ढांचे से संबंधित मुद्दा आता है तब वहाँ पे आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है, तब ये कठोर हो जाता है। और ऐसे ही साधारण उपबंधों में संशोधन करना होता है तब बिना आर्टिकल 368 के ही संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने, केसी वियर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने, डी बसु ने। तो सहकारी संघवाद शब्द का प्रयोग ग्रेनविले ऑस्टिन ने किया था। ये मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था अपना लक्ष्मीकांत का तब भी बताया था। तो सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन, जी ऑस्टिन ने। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? हेराल्ड लास्की ने, आइवर जेनिंग्स ने, लॉर्ड ब्राइस ने, केसी वियर ने। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2019 प्री का है। आप समझ सकते हैं किस आधार के क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस वगैरह में। तो इसका आंसर है डी, केसी वियर ने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो इस तरीके से अगर आप देखते चलें तो अगर आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ें और इन क्वेश्चनों को साथ साथ करें तब आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका एक कथन है कि संविधान की संघात्मकता के तंत्र ढांचे में नहीं डाला गया है? कि भारत के संविधान जो है उसको संघात्मकता के तंत्र ढांचे में नहीं डाला गया। अर्थात यहाँ पे संघात्मकता जो है वो कठोर नहीं है, यहाँ पे संघीय शासन को तो अपनाया गया है लेकिन लचीला है, वो केंद्र की ओर झुका हुआ है। ये किसने कहा था? डी बसु ने, के.एम. मुंशी ने, बी.आर. अम्बेडकर ने या ए.के. अय्यर ने? ऐसा कहा था भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो संविधान की जो संघात्मकता है वो तंत्र ढांचे के अंतर्गत नहीं है, ये कहा था बी.आर. अम्बेडकर ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र है वो किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का या भाईचारे का? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो वनडे एग्जाम है उसके लिए। इसका आंसर होगा न्याय का। तो जो चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में? अगर आप आर्टिकल 2 को देखें तो उसमें व्यवस्था की गई है नए राज्यों के गठन का अधिकार संसद को होगा। सो इस संदर्भ में इसका आंसर होगा ए, संसद। सो इस लेक्चर में हमने लगभग 20 के करीब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं पॉलिटी के। सो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।